नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, निदेशक अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली। आज की चर्चा का विषय है भारत विद्या यानी इंडोलॉजी का भारत पर प्रभाव। इंडोलॉजी किस रूप में भारत को प्रभावित करती है, प्रेरित करती है और उसका क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव भारत पर पड़ा, यानी गुलाम भारत पर और स्वतंत्र भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन दोनों दृष्टियों से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये चर्चा भारत विद्या का भारत पर प्रभाव, इंडोलॉजी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, उस पर आधारित है। ये MTT 019 अनुवाद की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है और ये पाठ्यक्रम MA ट्रांसलेशन स्टडीज, MA अनुवाद अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो आज की चर्चा के प्रमुख बिंदु है भारत विद्या एवं नव जागरण, इंडोलॉजी एंड रेनेसां। दूसरा प्रमुख बिंदु है भारत विद्या तथा स्वाधीनता की अवधारणा, इंडोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत विद्या एवं आधुनिक भारतीय साहित्य, इंडोलॉजी एंड मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। भारत विद्या के विभिन्न आयाम, इंडोलॉजी और इंडियन स्टडीज डायमेंशंस। आधुनिकता, भारत विद्या एवं भारतीय इतिहास बोध। मॉडर्निटी क्या है, इंडियन स्टडीज क्या है यानी इंडोलॉजी क्या है, और भारत का हिस्टोरियोग्राफी एंड इंडियन हिस्ट्री। इस दृष्टि से इन सभी बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। तो चर्चा का पहला बिंदु आरंभ करते हैं, भारत विद्या एवं नव जागरण। भारत विद्या एवं नव जागरण के अंतर्गत जो प्रमुख बिंदु हम स्पर्श करेंगे, जिन पर हम चर्चा करेंगे, वो है इंडोलॉजी एंड इंडियन स्टडीज पहला। दूसरा, नव जागरण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेनेसां। तीसरा, भारतीय एवं पाश्चात्य नव जागरण, इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। फिर अगला जो प्रमुख बिंदु होगा, देशज आधुनिकता यानी इंडिजिनस मॉडर्निटी को हम समझने की, जानने की कोशिश करेंगे और उसे इंडियन पर्सपेक्टिव में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा का पहला जो सरोकार है उसको समझते हैं कि इंडोलॉजी आखिर क्या है, इंडियन स्टडीज क्या है। तो इंडोलॉजी दो दृष्टियों से समझी गई। एक तो ओरिएंटलिस्ट की दृष्टि से, यानी जो हमारे शासक थे, पूर्ववर्ती शासक अंग्रेज, उन्होंने भारत को किस संदर्भ में, किस दृष्टि से प्रेरित, प्रभावित और उसको संक्रमित करने की कोशिश की। मैं जानबूझ करके बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इन्फेक्ट करने की कोशिश की, आइडियोलॉजिकल इंजेक्शन लगाने की कोशिश की। इस दृष्टि से उन्होंने अपनी समझ से एक इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बनाया और ओरिएंटलिस्ट व्यू पॉइंट से उसको रेखांकित करने की, बताने की कोशिश की। और इंडियन स्टडीज क्या बताती है? इंडियन स्टडीज इस दृष्टि से बताती है कि जो भारत विद्या है वो भारतीय ज्ञान बोध, भारतीय ज्ञान परंपरा के तत्वों से जुड़ी हुई है। और जब भारत विद्या की बात की जाती है तो हम अपनी जो सोशल ऑर्डर की व्यवस्था है, हम अपने जो ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए तत्व हैं, जो मेडिसिन की पुस्तकें हैं, यानी स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, मेडिसिन से स्वास्थ्य चिकित्सा, गणित, भौतिकी, उसके अतिरिक्त खगोल शास्त्र, दर्शन, न्याय, इन सब से, जूरिस्प्रूडेंस जिसे हम कहते हैं, इन सभी दृष्टियों से भारत में क्या क्या था और उसको किस रूप में समझाया, व्याख्यायित किया गया, अंग्रेजों ने कैसे उसे समझा और बाद में उसका क्या रूपांतरण हुआ, कैसी व्याख्या हुई, क्या अप्रोप्रिएशन करने की कोशिश उन्होंने की, इसको भी जानने की हम कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया दैट इज भारत, जिस रूप में भारत का संविधान कहता, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत की परिभाषा दी गई है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत, इंडिया अर्थात भारत संघों का एक, राज्यों का एक संघ होगा।
विभिन्न राज्य प्रोविंसेज हैं, उनका एक संघ होगा। भारत का संविधान इसकी व्याख्या करता है। और संविधान कैसे बना उसके संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और जो अंग्रेजों ने ही बनाया था उसी के अधिकांश हिस्सों को स्वतंत्र भारत में अपनाया गया। तो उनकी गवर्नेंस सिस्टम, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनकी पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम लोगों ने लगभग पूर्णतः स्वीकार कर लिया है। तो एक तरह से हम उनकी आभा और उनकी शासन व्यवस्था के द्वारा संचालित हो रहे हैं। उनकी जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको भी हमने करीब करीब स्वीकार किया पूरी तरह से। हमने नया क्या जोड़ा है वो जो है इवोल्यूशनरी सिस्टम से हुआ, यानी विकास की परंपरा के साथ साथ वो चीज जुड़ती है। अभी भी जो उदाहरण दिए जाते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के या जुडिशियल पर्सपेक्टिव में या जुरिस्प्रूडेंस के लिए, तो हम उनकी अवधारणाओं से विचारों से प्रेरित प्रभावित होते हैं। उनके उद्धरण दिए जाते हैं संविधान की कार्यप्रणाली में, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में, बिजनेस में, ये सारे उदाहरण दिए जाते हैं। तो उनका जो पर्सपेक्टिव था उस दृष्टि से भी भारत को समझने की कोशिश की गई है। लेकिन स्वतंत्र भारत में इसका परिवेश बदला है, वातावरण बदला है, माहौल बदला है और क्रमशः और ज्यादा बदलता गया। तो इस दृष्टि से भारत की विद्या को, भारतीय विद्या प्रणाली को समझने की आवश्यकता है। अब इस संदर्भ में नवजागरण की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेनेसा, ये ध्यान देने योग्य है। रेनेसा आखिर क्या है? रेनेसा का दो अर्थ होता है, पुनर्जागरण यानी फिर से जगना या नए ढंग से जगना। अब चाहे रेनेसा का पुनर्जागरण है, एनलाइटमेंट है, अंग्रेजी में भी एनलाइटनमेंट, रेनेसा, इस दृष्टि से हम समझते हैं। तो हिंदी में जो शब्द पुनर्जागरण या नवजागरण चलते हैं उसको भी व्याख्यायित करने की, समझने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? कॉन्सेप्ट अगर पश्चिम में देखें तो अभी अगले बिंदु पर हम अभी इसकी चर्चा कर ही रहे हैं, वो असल में हमारी पारंपरिक जो सोच थी, प्रणाली थी, उससे अलग होकर के आया। एक तो इंडिविजुअलिस्ट पर्सपेक्टिव, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है वैयक्तिकता, दूसरी स्वाधीनता, तीसरी स्वतंत्रता, चौथे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता। ये सारे जो मूल्य हैं वो कहाँ से आते हैं? भारत की परिप्रेक्ष्य में थे ही व्यक्ति किस तरह से महत्वपूर्ण है, व्यक्ति और समाज की चेतना में व्यक्ति का क्या प्रभाव है और क्या महत्व है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी की क्या बात है, ये समझने की जरूरत है। अपने मन को फिर से जागृत करने की बात है, अपनी चेतना को जागृत करने की बात है और अपने लोक को, अपने बोध को समझने की जरूरत है। तो वो हमें साहित्य से, दर्शन से, धर्म से, प्राचीन संस्कृति से जोड़कर देख करके समझ में आती है। और जब भारतीय स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ तो नव चेतना, नव जागरण ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय एवं पाश्चात्य नव जागरण, इन दोनों दृष्टियों से इसको समझना आवश्यक है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव क्या है? भारतीय नव जागरण जैसा मैंने बताया बंगाल में पहले आया, उत्तर भारत में बाद में आया। उसका कारण भी यही है कि पहले जो है अंग्रेजों का प्रभाव उन पर पड़ा और अंग्रेजों से चेतना भी ली। लेकिन अंग्रेजों के यहाँ कैसे बंगाल का विभाजन 1908 में होता है, एक महत्वपूर्ण घटना थी। और कैसे इतना विद्रोह हुआ, सन्यासी विद्रोह हुआ कि वो आनंद मठ की जो परिकल्पना है, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय दोनों कहा जा सकता है, उन्होंने जो आनंद मठ की रचना की 1884 के आसपास, उसमें उन्होंने वंदे मातरम जो गीत है, आज का हमारा राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है, वो उसी में आता है। और सन्यासियों का विद्रोह कैसे होता है और फिर कुल मिलाकर के शासन इस तरह से अभिशप्त हो जाता, मजबूर होता है कि कैसे वो बंगाल विभाजन के कानून को अलग किया जाए, खत्म किया जाए और फिर से बंगाल पुनः एक राज्य के रूप में स्थापित होता है।
भारतीय और पाश्चात्य नव जागरण में क्या समानता है, क्या असमानता है, ये देखने की आवश्यकता है। भारतीयों के यहाँ भी नव जागरण की चेतना पहले से विद्यमान थी। भक्ति काल में ये परिदृश्य देखा गया है। रीबर्थ, साइकिलिंग, उसके अलावा कंसिडरेशन, और सबसे बड़ी बात जिसे हम रेनेसा कहें या फिर एनलाइटनमेंट कहें, उस दृष्टि से भारतीयों की बौद्धिक प्रवृत्ति इतनी चेतन सजग थी कि वे स्व और पर में अंतर भी स्पष्ट करते थे और उसको जोड़ने की कोशिश करते थे। तो समाज, राष्ट्र, व्यक्ति, इनके बीच क्या संबंध हो सकता है, व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के बीच में क्या संबंध हो सकता है, इसकी जो पूरी समझ भारतीय जनमानस में थी। इसीलिए पाश्चात्य जन जागरण, नव जागरण जो हुआ, जो इटली से आरंभ होता है और फिर ग्रेट इंग्लैंड की ब्रिटिश जो रेवोल्यूशन है, वो औद्योगिक ग्रेट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड की थी, उसका भी वहाँ प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा सोवियत रूस में जो 1789 में एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें समानता और स्वतंत्रता तथा बंधुत्व, ये 3 नारे दिए गए थे। यानी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये नारे थे रूसी क्रांति के। और देशज आधुनिकता की जो स्थिति है, इंडिजिनस मॉडर्निटी कहाँ से आती है, इसको ट्रेस करने की जरूरत है। जब आधुनिकता का ढांचा व्यवस्थित नहीं था, सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा था, तो उसको हम किस दृष्टि से समझते थे, कैसे उसको संचालित करते थे, ये हमारी ज्ञान परंपरा हमें बताती थी। वो हमें गीता से मिलती थी, वो हमें रामायण से मिलती थी, वो उपनिषद से मिलती थी, वो हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती थी, हमारी लोक कथाओं में, ओरेचर से भी मिलती थी, लिटरेचर में नहीं तो ओरेचर में मिलती थी, लोक परंपराओं से मिलती थी, लोक गाथाओं से मिलती थी। इस दृष्टि से हम इन चीजों को विस्तार से आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। भारतीय विद्या तथा स्वाधीनता की अवधारणा। अब भारतीय विद्या क्या है? इंडोलॉजी और इंडिपेंडेंस, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र भी। भारत विद्या, जो इंडियन स्टडीज या इंडोलॉजी की हम बात करते हैं, वो 3 प्रमुख तत्वों से जुड़ी हुई है, उसको समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि जब हम इंडोलॉजी की बात करते हैं तो बैक टू वेदास की बात होती है, वेदों की ओर जाते हैं, उपनिषदों की ओर जाते हैं। अतीत बोध, हम एक तरह से नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। हमारे जो गौरव के क्षण हैं वो कहाँ से हमको मिलते हैं? धर्म और सामाजिक परिवर्तन की स्थितियां वहां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा समाज सुधार की जो स्थिति आई उस शासन काल में, और अंग्रेजी शासन व्यवस्था किस रूप में काम करती थी, उस समय कैसे कानून बदले गए, कैसे समाज सुधार आंदोलन के साथ जुड़ करके अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने अपने ढंग से कानून बनाए, कैसे विकास हुए, और विकास के साथ साथ उनकी सुविधा भी हुई, लेकिन विकास की स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। जैसे रेल का विकास, रेल की संकल्पना, रेल का विकास, इसी तरह से डाक प्रणाली। तो ये कहने के लिए तो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए किया रोड, लेकिन कुल मिलाकर के ये ऐतिहासिक क्षण ऐसे बने, ऐतिहासिक हस्ताक्षर हैं, ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि कैसे इन चीजों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे वो हमारे देश निर्माण में, कैसे हमारे विकास में, हम कैसे हमारे जीवन क्रम में उपयोगी रहे, इसको समझने की आवश्यकता है। स्वाधीनता यानी इंडिपेंडेंस किस किस रूप में सामने आता है? तो सबसे बड़ी बात ये हुई उस दौर में स्वराज का आंदोलन हुआ। 1829 में पूर्ण स्वराज की अवधारणा सामने आती है, और वो लाहौर अधिवेशन जो हुआ 26 जनवरी 1930 को, उसमें उस समय के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की और कहा कि ये पूर्ण स्वतंत्रता हम प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त एनी बेसेंट ने और
तिलक ने होम रूल की संकल्पना लाई और किस रूप में ये सारे कार्य हुए, इसको समझने की, जानने की आवश्यकता है। थोड़ा और विस्तार देने की आवश्यकता इस बिंदु पर है, तो मैं उसके संदर्भ में बात करना चाहूंगा। जो भारत विद्या है, इंडियोलॉजी है, वो असल में जिस अतीत बोध की बात करता है उसी के तहत उपनिषदों की व्याख्या होने लगी, वेदों की व्याख्या होने लगी, और पूरे अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन हुए उसकी दृष्टि से सोचने की जरूरत हुई। और इसने हमारे स्वाधीनता आंदोलन को भी एक साथ जोड़ने की कोशिश की। ये दयानंद सरस्वती ने बैक टू वेदास की बात की, और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में हिंदू धर्म की विसंगतियों की को और जो उसकी कुरीतियां हैं उसको, उसमें परिवर्तन की भी बात की। इसके साथ साथ कई धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन भी हुए, समाज सुधार आंदोलन हुए, स्त्री शिक्षा की भी चर्चा होने लगी, विधवा विवाह के लिए कानून बना, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी शासन काल में। अनेक लोगों ने ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले से लेकर के जिस दृष्टि में हम देखें, जहां भी जाएं तो कुछ न कुछ सामाजिक सांस्कृतिक पुनरुद्धार और नवोत्कर्ष की दृष्टि से सोचने की प्रवृत्ति यहाँ दिखाई देती है, वहाँ बदलाव होते हैं। और इस दृष्टि से ये हमारा जो अतीत है वो वर्तमान के साथ कैसे जुड़ता है, कैसे उसके साथ साहचर्य करता है, कैसे वहाँ नए परिवर्तन होते हैं, ये दिखाई पड़ता है। होम रूल जो है वो किस रूप में तिलक ने भी इसको प्रस्तुत किया और एनी बेसेंट ने प्रस्तुत किया। स्वराज जो आंदोलन था, मोतीलाल नेहरू ने कैसे उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, इन सभी दृष्टियों से ये कार्य आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो चर्चा का अगला बिंदु है भारत विद्या एवं आधुनिक भारतीय साहित्य, इंडोलॉजी एंड मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। इंडोलॉजी की क्या विशेषता थी? इंडोलॉजी वैसे तो परिकल्पना अंग्रेजों ने प्रस्तुत की और उसे ओरिएंटलिस्ट के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, हमको ओरिएंट बताया और हम एक सब्जेक्ट के रूप में, एक प्रजा के रूप में, शासित जनता के रूप में, रूलर के द्वारा निर्देशित रूल्ड वन के रूप में हम अपनी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद भारत विद्या जो इंडियन स्टडीज स्वतंत्र भारत के बाद जो हमारी परिकल्पना बनी भारतीय विद्या को उस दौर की दृष्टि से समझने की, तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि हम विवेक चेतना संपन्न थे, जिसे रेशनल कहा जा सकता है। ये रेशनल कहाँ से आता है? ये रेशनल आता है हमारे विवेक से। और ये नैतिकता कहाँ से आती है? ये नैतिकता हमने पश्चिम से भी ग्रहण की और हम अपनी चेतना से भी आए। हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं आपके कि आपने सुना होगा महात्मा गांधी के जो भी विचार हैं वो कैसे भगवत गीता से भी जुड़ते हैं और पश्चिमी चिंतन से भी जुड़ते हैं। कैसे उन्होंने थोरो की अनटू द लास्ट से संकल्पना भी ली और कैसे हमारे यहाँ स्वराज, सत्याग्रह, लोक संग्रह की चेतनाओं से उन्होंने अपने आप को जोड़ा। तो गीता से भी जुड़ते हैं, वे वाल्मीकि रामायण से जुड़ते हैं, वे रामचरितमानस से जुड़ते हैं, यानी भारतीय चिंतन प्रणाली से भी जुड़ते हैं और पाश्चात्य विवेक से भी वे जुड़ते हैं। तो कुल मिला के एक रेशनल अप्रोच जो मॉडर्निटी की पहली शर्त है कि उसे व्यक्ति को विवेकशील बनाना होता है, विवेक सम्मत बनाना होता है। दूसरी प्रमुख बात है आत्मबोध, सेल्फ कॉन्शियसनेस, और इसके साथ साथ आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी और सेल्फ कॉन्शियसनेस दोनों एक साथ जुड़ करके कार्य संपादन करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये भारतीय विद्या की विशेषता थी जिसमें आधुनिकता बोध भरा हुआ था। इन विशेषताओं की बात क्या थी, इसका तत्व क्या था और कारण क्या था? जो भी आधुनिक साहित्य लिखे गए, चाहे वो उड़ीसा में रचित उड़िया भाषा में साहित्य हो, मराठी भाषा का साहित्य हो, गुजराती का हो या बंगाली का हो या फिर हिंदी में रचित साहित्य हो, सभी साहित्यों में ये देखा गया कि विवेक चेतना सामने आती है, आत्मबोध दिखाई देता है, अस्मिता बोध दिखाई देता है।
और ये उस समय की कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, ये सभी गद्य की जो विधाएं हैं, इन सभी विधाओं में उनका प्रभाव दिखाई देता है। ये सेल्फ असर्शन और सेल्फ रियलाइजेशन की बात भी सामने आती है। भाषा और शिक्षण प्रणाली, ये कौन सी भाषा थी? यानी वर्नाकुलर अंग्रेज कहते थे, लेकिन असल में ये जन भाषा थी जो अपनी भारत की छोटी छोटी भाषाएं थी। कैसे शिक्षण प्रणाली कार्य करती थी? शिक्षण प्रणाली वास्तव में इस दृष्टि से वो कार्य संपादित करती थी कि वो शिक्षा कैसे दी जाए। शिक्षा में कुछ तो विशेषताएं थी, वैज्ञानिक चेतना, क्लासरूम टीचिंग, सिस्टमेटिक, और उसका एक सेल्फ डिजाइन, डेवलपमेंट, करिकुला, पेडागोजी, ये सब बातें तो थी। लेकिन शायद जो गुरुकुल प्रणाली थी, जो आत्मबोध की प्रणाली थी, जो सेल्फ स्टडी की बात थी, जो टू राइज वंस ओन, ये दृष्टिकोण वहां नहीं दिखाई देता। जैसे अगर हम वहां देखें भारत के संदर्भ में, तो जब गुरुकुल में जाता था व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने, तब उसे कहा जाता था, उसका गुरु बताता था, तत्त्वमसि, तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम अपने आप को पहचानो, तत् तुम असि, तुम ही हो। और जब बाद में वो शिक्षा ग्रहण कर लेता था, दीक्षित हो जाता था, पूर्णतः से समझ जाता था, तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये कहा जाता था। पाश्चात्य चिंतन का प्रभाव कैसे पड़ता है, इसको भी जानने समझने की जरूरत है। पाश्चात्य चिंतन ने कई दृष्टियों से प्रेरित प्रभावित करने की कोशिश की। पहली कोशिश ये थी कि विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना, कॉलेजेस बनाए गए, शिक्षा प्रणाली बनाई गई, और इस तरह से भारतीयता जो है पाश्चात्य विवेक और आधुनिक भारतीय साहित्य, इन सब से जुड़ता है। चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, चाहे टैगोर हो, चाहे फकीर मोहन सेनापति हो, बंकिम चंद्र चटर्जी हो, सबके यहाँ एक भारतीयता का तत्व विद्यमान रहता है। वो कैसे आगे बढ़ता है, कैसे प्रेरित प्रभावित करता है, इसको जानने समझने की जरूरत है। इसी दृष्टि से आधुनिक भारतीय साहित्य की व्याख्या की जा सकती है। भारत विद्या के विभिन्न आयाम, जो वेरियस डायमेंशंस ऑफ इंडियन स्टडीज, उसको समझने की जो कोशिश करते हैं। अंग्रेजी साहित्य से राग विराग का संबंध था, मतलब उसके साथ जुड़ाव भी था, उसके साथ अलगाव भी था। कहां से किसको ग्रहण करते थे? रिसेप्शन ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का भी ग्रहण किया गया और शेक्सपियर को अपने ढंग से समझने की कोशिश की गई। जो अनुवाद हुए वो बहुत ध्यान देने योग्य है कि किन किन रचनाओं के अनुवाद हुए। उस समय शेक्सपियर की रचनाओं के अनुवाद हुए। उसके अलावा उस समय जॉर्ज स्टुअर्ट मिल के अनुवाद हुए। उस समय स्पेंसर के इकोनॉमिक्स की बात चली। उस समय जो चाहे वो अर्थशास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, सभी प्रमुख रचनाकारों की रचनाओं के अनुवाद किए गए, क्योंकि वो सभी भारतीयता से जुड़े हुए तत्व थे। और भारतीयता किस रूप में? मतलब पाश्चात्य विवेक एक जन जागरण की नई सामाजिक ऊर्जा लेकर के सामने आता था। इस दृष्टि से उन पर विचार किया गया। तो अंग्रेजी साहित्य से राग विराग देखा गया है। कुछ लोग अंग्रेजी साहित्य को लेते थे, ग्रहण करते थे, स्वीकार करते थे। हिंदी साहित्य के संदर्भ में कहें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कैसे पाश्चात्य चिंतन से प्रभाव ग्रहण किया है और कैसे उसको अपने ढंग से समझने समझाने की कोशिश की है, ये ध्यान देने योग्य बात है। इसके अलावा जो साहित्यकारों की रचनाओं का प्रभाव पड़ता है, एलियट, एजरा पाउंड, आई.ए. रिचर्ड्स, ये सभी रचनाकार आधुनिकता के सचेतक के रूप में सामने आते हैं। इसके अलावा वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, इन सब का भी प्रभाव भारतीय रचना धर्मिता पर पड़ता है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। जैसे मैंने अभी बताया कि महात्मा गांधी थोरो से प्रभावित थे, इसी तरह से जॉर्ज स्टुअर्ट मिल के चिंतन से प्रभाव देखा जाता है। इमैनुअल कांट ने
स्वयं गीता से प्रभाव ग्रहण किया, लेकिन आधुनिक शताब्दी में उनके विचारों से प्रभावित बहुत से लोग देखे जाते हैं। हमारी चेतना, कार्ल मार्क्स का प्रभाव पड़ा, फ्रायड का कैसे प्रभाव पड़ा, और हम डार्विन के विचारों से कितने प्रभावित हुए। दुनिया किस तरह से वैश्विक स्तर पर आज जिस विश्ववाद की बात हम करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, मुझे लगता है उस दौर में भी प्रखर रूप में वो विद्यमान थी। समाज शास्त्रीय विवेचन जब होता है तो उस दौर में भी हम इनोवेशन की बात करते हैं, उस समय मोटिवेशन की बात करते हैं। कैसे जो सोसाइटीज नेट ऑफ रिलेशनशिप, इसकी जो है माइक हाइवर कैसे उसको सॉवरेंटी की व्याख्या करते हैं, इसको समझने की जरूरत है। संग्रह और त्याग की सोच को भी समझने की जरूरत है। कुछ ग्रहण करते थे, कुछ छोड़ते थे। वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर, यानी रैशनल थिंकिंग, सोच समझ करके काम करना। और जैसा हम जानते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य चिंतन जहां से शुरू होता है, कार्टिको एर्गो सम, ये जो है डार्विन का चिंतन है, यानी मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। तो विवेक पर ये आधारित है, विवेक चेतना से प्रभावित है। आधुनिकता, भारत विद्या और भारतीय इतिहास लेखन, इसमें आधुनिकता की अवधारणा मॉडर्निटी कैसे जुड़ती है, वो टाइम से भी जुड़ी है, बियॉन्ड टाइम भी है। भारत विद्या और आधुनिक लेखन किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ, संप्रेषित है, किस तरह से कार्य ग्रहण करता है, तो इसको समझने की जरूरत है। भारतीय इतिहास लेखन किस तरह से कार्य संपन्न करता है, हिस्टोरियोग्राफी करने की प्रवृत्ति कैसे देखी गई, इतिहास बोध की, हिस्टोरिकल सेंस की क्या संकल्पना है, ये भी ध्यान देने योग्य है, क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी इसी तरह से की गई है। और हिस्टोरिकल सेंस क्या है, इतिहास दृष्टि, जिस दृष्टि से राष्ट्रवादी इतिहास दृष्टि है, पाश्चात्य इतिहास दृष्टि है, मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि है, और इसके साथ साथ अंग्रेजों ने अपने ढंग से इतिहास लेखन करने की प्रवृत्ति बनाई। स्वतंत्रता बोध और इतिहास के पुनर्लेखन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर के हम एक ऐसी दिशा में पहुंचते हैं जहां हम एक समन्वित सामाजिक संस्कृत कंपोजिट कल्चर की तरफ बढ़ते हैं, खासतौर से विचार के स्तर पर, जहां हम इंडिविजुअलिज्म की ओर बढ़ते हैं, जहां हम चेतना के स्तर पर बढ़ते हैं, जहां आधुनिक शिक्षा प्रणाली की ओर जाते हैं, सिस्टमेटिक होने की कोशिश करते हैं, वहीं बहुत सी चीजों से हम अपने को अलग कर लेते हैं। इस दृष्टि से एक ऐसा मनुष्य विवेक जागृत होता है जो समय के साथ बदलता भी है, लेकिन शायद हर समय की तरह इस समय की भी मांग है कि शायद बैक टू वेदास केवल दयानंद सरस्वती का आह्वान नहीं था, बल्कि अभी हमें पुनः अपने शास्त्रीय ग्रंथों की ओर लौटना होगा। वहां से जो ऊर्जा के तत्व हैं, जो प्रेरणा के तत्व हैं, जो विवेकशील चेतना के तत्व हैं, उनको ग्रहण करके नई दृष्टि से परिभाषित, प्रेरित करने की आवश्यकता है। आपने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये चर्चा आपको उपयोगी लगी।